सभी को नमस्कार। कैसे हैं बच्चों आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल अनुपमा कपूर पर, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं 2022 के लिए द्वितीय सत्र के प्रश्न पत्र पर, जो कि सीबीएसई द्वारा जारी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। इसके पहले भाग में हम अभिव्यक्ति और माध्यम व रचनात्मक लेखन से संबंधित प्रश्नों पर बात कर चुके हैं। 1 से 4 तक प्रश्न हमने देख लिए थे। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 5 से लेकर 9 तक पर चर्चा करेंगे और ये प्रश्न हैं आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2 पर आधारित। यदि आपने वे पहले वाले प्रश्न नहीं देखे तो कोई बात नहीं, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक कर लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह अवश्य कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लगता है कि यह आपके बाकी मित्रों के लिए भी लाभदायक साबित हो सकता है तो इसे शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो अधिक बात ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आज दूसरा खंड यानी प्रश्न संख्या 5। यहाँ 3-3 अंक वाले 2 प्रश्नों के उत्तर हैं। पहला है काव्य सौंदर्य से संबंधित। आपको नीचे दी गई पंक्तियों का काव्य सौंदर्य लिखना है। पुलकी शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े, कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, यही ते अधिक कहो मैं कहा। यहाँ जब आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो आपको 2 भागों में लिखना होगा। एक तो भाव सौंदर्य और दूसरा शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में इन्हीं पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करेंगे। आप इसे देखते ही समझ गए होंगे कि यह तुलसीदास जी द्वारा रचित चौपाई है, जो कि भरत राम का प्रेम में से ली गई है। और यहाँ भरत की मनोदशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। जब मुनि वशिष्ठ के अनुरोध पर भरत वन में श्री राम तथा अन्य सभी सभासदों के समक्ष अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए थे, तो उनका पुलकी शरीर सभा बैठाड़े, सभा में खड़े होने पर उनका पूरा का पूरा शरीर पुलकित हो गया था। और नीरज नयन नेह जल बाड़े, उनके कमल नेत्रों से प्रेम के आंसू गिरने लगे थे। कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, यही ते अधिक कहो मैं कहा। उन्होंने कहा कि जो मुझे कहना था, मेरे कहने लायक सभी बातें पहले से ही मुनि वशिष्ठ जी ने कह दी हैं, मैं इससे अधिक और क्या कह सकता हूँ। तो इस प्रकार वे श्री राम के स्नेह और प्रेम के कारण भाव विभोर हो जाते हैं और उनके मुख से शब्द भी बड़ी कठिनाई से निकल पा रहे हैं। यह तो हुआ भाव सौंदर्य। और शिल्प सौंदर्य में हमें क्या क्या चीज़ें बतानी होती हैं कि अलंकार कौन से हैं, भाषा, छंद, शब्द शक्ति, काव्य गुण इत्यादि। तो यहाँ आप भाषा बता सकते हैं कौन सी है, अवधी भाषा। छंद कैसा है, चौपाई। और यहाँ देखिए नीरज नयन दोनों में न आ रहा है प्रारंभ में, तो ये अनुप्रास अलंकार हुआ। और ऐसे ही नेह जल, प्रेम रूपी आंसू, प्रेम रूपी जल, तो प्रेम का जल है ना, रूपक अलंकार है। और नीरज नयन में अनुप्रास के अलावा रूपक अलंकार भी कह सकते हैं। कमल नेत्र हो गए, कमल रूपी नेत्रों से, तो यहाँ रूपक अलंकार भी है। और यहाँ गुण कौन सा होगा, काव्य गुण, माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा। तो इस प्रकार से यह आपका काव्य सौंदर्य पूरा हो जाएगा। आगे देखिए, ख भाग है आशय स्पष्ट कीजिए। यानी यहाँ इन पंक्तियों का हमें पूरा पूरा भाव स्पष्ट करना है। जन्म अवधि हम रूप निहारिल, नयन न तिरपित भेल, सेहो मधुर बोल श्रवणहि, सुनल श्रुतिपथ परस न घेल। तो इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? ये पंक्तियां विद्यापति के पद से ली गई हैं और विद्यापति प्रेम में अतृप्ति के विषय में बता रहे हैं कि जब एक सखी राधा से
प्रेम के अनुभव के बारे में पूछती है तो नायिका उसे बताती है कि जन्म अवधि हम रूप निहारल, कि हम जन्म जन्मांतर से लेकर के अब तक के समय तक अपने प्रियतम के रूप को निहारते रहे, परंतु फिर भी नयन न तृप्त भेल, परंतु फिर भी मेरे नेत्र आज तक तृप्त नहीं हुए। से हो मधुर बोल श्रव नहीं, वही मधुर बोल सुनते सुनते, कौन से मधुर बोल? प्रियतम के मधुर बोल मैं हमेशा ही सुनती रही, लेकिन इतने समय तक सुनने के बावजूद आज तक श्रुति पथ परस न गेल, श्रुति पथ होता है कान, मेरे कान आज तक तृप्त नहीं हुए, मेरे कानों में आज भी अतृप्ति का भाव है। मेरे कानों में भले ही उनके भी मधुर बोल गूंजते रहते हैं, परंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैंने कभी उन्हें सुना ही ना हो। यानी रूप और वाणी की चिर नवीनता मुझे अतृप्त बनाए रखती है। कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि सच्चे प्रेम में सदैव अतृप्ति का भाव बना ही रहता है। तो आगे बढ़ते हैं ग भाग की ओर। 12 मासा का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। प्रतिपाद्य का अर्थ होता है कि मुख्य बात क्या कही गई है, उद्देश्य क्या था यहाँ पर कवि के कहने का। 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित जो रचना है पद्मावत, वहाँ से लिया गया है। तो 12 मासा के अंश में नायिका पर वर्ष के 12 महीनों में पड़ने वाले विभिन्न महीनों का प्रभाव दिखाया गया है, परंतु आपके पाठ्यक्रम में जो 4 महीने हैं हम उसी का ही यहाँ पर वर्णन करेंगे। अगहन मास और फागुन मास जब आता है तो उसमें नागमती की विरह दशा बहुत ही मार्मिक हो जाती है। अगहन में नागमती विरह अग्नि में जलती रहती है और भंवरे तथा कौवे के समक्ष अपनी दशा का उल्लेख करती है और उनके माध्यम से अपने प्रियतम तक संदेश पहुंचाना चाहती है। पूस के महीने में शीत के कारण वह बुरी तरह से कांपती रहती है और उसका शरीर सदैव शीत से कांपता है और हृदय जो है वह विरह के कारण कांपता है। और इसमें वह चकई और कोयल के माध्यम से अपनी विरह व्यथा व्यक्त करती है और नायिका विरह में शंख के समान हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि उसकी सारी हड्डियां खोखली होकर के शंख के समान बज रही हैं। माघ के महीने में जाड़े के कारण वह बहुत ही बुरी तरह से विरह में व्याकुल है और वर्षा का होना तथा पवन का बढ़ना नायिका की विरह पीड़ा को और अधिक बढ़ा देता है। फागुन के महीने में उसे ऐसा लगता है कि पवन झकोरे मारता हुआ बह रहा है और शीत को 4 गुना बढ़ा रहा है। सभी लोग तो फागुन में फाग खेलने में व्यस्त हैं, परंतु नायिका विरह वेदना से संतप्त है। तो आपको चारों ही जो काव्यांश आपके पाठ्यक्रम के हैं उनका थोड़ा थोड़ा सा सार स्पष्ट करते हुए इसका उद्देश्य बता देना है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में दीजिए। 2 अंक का है ये प्रश्न। क भाग दिया गया, अपने द्वारा इस सत्र में पढ़ी किन्हीं 2 कविताओं में प्रयुक्त अलंकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। तो आप उदाहरण अपनी इसी परीक्षा के प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्न से ही ले सकते हैं। जैसे आपने 5वें प्रश्न में देखा था, पुलकित शरीर सभा बैठाड़े नीरज नयन नेह जल बाड़े। यहाँ पर शरीर सभा में अनुप्रास अलंकार, नीरज नयन में रूपक अलंकार है। तो आप बता सकते हैं अलंकार के माध्यम से कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है, सौंदर्य में वृद्धि होती है। चाहे वह शब्द अलंकार हो या फिर अर्थ अलंकार हो, उनके माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है।
और ख प्रश्न है, वियोगावस्था में सुख देने वाली वस्तुएं भी दुख देने लगती हैं, गीतावली से संकलित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए। तो यह गीतावली शब्द से आप समझ गए होंगे कि तुलसीदास जी के पद से लिया गया है, और पद में वियोगावस्था में किस प्रकार से माता कौशल्या दुखी हो जाती है इसी को बताना है आपने। तो आप यह कहेंगे कि सुख काल में जो वस्तुएं सुखदायी प्रतीत होती हैं, वियोगावस्था में वही दुख का कारण बन जाती हैं। इसका कारण यह है कि हम उन चीज़ों को देखकर उनसे जुड़ी सुखद स्मृतियों में खो जाते हैं। हमें वे सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं और उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों को याद करके हम दुखी हो जाते हैं। यह बात श्रृंगार और वात्सल्य दोनों ही अवस्थाओं में उत्पन्न होती है। जैसे कि माता कौशल्या अपने पुत्र राम से संबंधित वस्तुओं को देख करके बहुत ही दुखी हो जाती हैं और शीघ्रता से राम के वापस आने की कामना करने लगती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दीजिए। ये दोनों प्रश्न 3-3 अंक वाले हैं। तो क है, जहां कोई वापसी नहीं, पाठ के लिए कोई दूसरा शीर्षक लिखें और इसे चुनने के लिए अपने तर्क भी दें। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी शीर्षक दे सकते हैं जो इस पाठ पर ही आधारित हो। जैसे उदाहरण के लिए हम इसका एक अन्य शीर्षक दे सकते हैं, क्या वे दिन लौट आएंगे, या फिर पुरानी वापसी। ऐसा क्यों? इसका तर्क यह हो सकता है कि एक अच्छा शीर्षक वही समझा जाता है जो संक्षिप्त हो, रोचक हो, विषय वस्तु के अनुरूप हो। यदि इस दृष्टि से हम देखें तो यह पाठ जहाँ कोई वापसी नहीं, यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें कि लेखक यह चाहता है कि काश वे दिन लौट आए जब लोग प्रकृति का सम्मान करते थे, प्रकृति से प्रेम करते थे। और आज विकास के नाम पर पर्यावरण से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना इतनी अधिक बढ़ गई है कि लोगों का ध्यान भी उस ओर नहीं जा रहा, परंतु उसी की वजह से पर्यावरण और विकास के बीच में एक संतुलन का अभाव हो गया है। आज लोग विकास के नाम पर अंधाधुंध ऐसी दौड़ में शामिल हो चुके हैं कि औद्योगिक विकास ने प्राकृतिक सौंदर्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इससे मनुष्य का समाज, संस्कृति, परिवेश सब कुछ विनाश की कगार पर पहुंच गया है। तो इसीलिए लेखक चाहता है कि काश वही पुराने दिन वापस आ जाएं, काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि वे वापस अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाएं और लोगों को मजबूरन गांवों से शहरों की ओर पलायन ना करना पड़े, विस्थापन से बच जाएं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, असगर बजाहत द्वारा लिखी लघु कथाओं में से कौन सी लघु कथा आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है और क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो असगर बजाहत की 4 लघु कथाएं हैं, शेर, पहचान, 4 हाथ और साझा। इनमें से हम किसी के भी विषय में बता सकते हैं। जैसे यदि हम ये लिखें कि हमें इन चारों लघु कथाओं में से शेर लघु कथा सर्वाधिक प्रभावित करती है, क्योंकि शेर प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है। उसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन की वजह से ही समाते चले जाते हैं। ऊपर से देखने पर तो शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है, परंतु जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश न करने का इरादा स्पष्ट करता है तो शेर अपनी असलियत पर आ जाता है और दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक कि सब उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। जैसे ही कोई उसकी व्यवस्था पर उंगली उठाता है या उसकी आज्ञा मानने से इनकार करता है तो शेर यानी वह सत्ता खूंखार उठती है और विरोध में उठे हुए स्वर को कुचलने का प्रयास करती है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतिकारियों
अहिंसावादियों, सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर प्रहार किया है और इसीलिए हमें यह लघु कथा सबसे अधिक अच्छी लगती है और प्रभावित करती है। ग भाग को देखें। पारो और संभव में से आप किसके प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं और क्यों? दूसरा देवदास पाठ के आधार पर उस पात्र की मनस्थिति का वर्णन कीजिए। तो हम कह सकते हैं दूसरा देवदास कहानी में पारो और संभव में से हमें संभव के प्रति अधिक सहानुभूति होती है, क्योंकि संभव एक अनजान लड़की से जैसे ही मिला उसके हृदय में प्रेम का अंकुरण हुआ और वह अपनी उस दशा को किसी को व्यक्त भी नहीं कर पाता, परंतु मन ही मन बेचैन हो जाता है। उस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन को पूरी तरह से आंदोलित कर दिया। वह खाना पीना तक भूल गया। संभव उन्हीं गलियों के ही चक्कर काटता रहा जिन गलियों में वह लड़की गई थी और वह उससे मिलकर अपने मन की बात उसे बता देना चाहता था, परंतु वह उस लड़की को नहीं मिल पाया तो रात को ठीक से सो तक नहीं पाया और उसकी आंखों में उसी लड़की की छवि बसी रही और उस लड़की से मुलाकात के बाद उसे हर जगह वही गुलाबी रंग ही नजर आ रहा था। जिस गुलाबी रंग की साड़ी उस लड़की ने पहनी थी, वह मन ही मन उन प्रश्नों को सोच रहा था जो प्रश्न वह उस लड़की से मिलने के बाद करने वाला था, क्योंकि यह उसके जीवन में आने वाली एक तरह से पहली लड़की थी और यहाँ संभव पूरी तरह से अपने हृदय के अंदर उथल पुथल को अनुभव तो कर रहा है, परंतु वह किसी को भी व्यक्त नहीं कर पा रहा, अपनी उस बात के विषय में बता नहीं पा रहा। इसी कारण हमें उससे सहानुभूति होती है कि वह निश्चल पवित्र प्रेम को अपने हृदय में धारण किए हुए है, परंतु पूरी तरह से बेचैन है। और आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 8 की ओर, जिसमें हमें 2 अंक वाले प्रश्न का उत्तर देना है और इसका क भाग है व्यापार यहां भी था। दूसरा देवदास पाठ के आधार पर इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या बताएंगे कि दूसरा देवदास पाठ में यह बात संभव ने मनसा देवी पहुंचने पर अनुभव की थी, क्योंकि हरिद्वार के पूरे क्षेत्र में अनेक लोग व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त थे, परंतु मनसा देवी पहुंचने पर उसे लगा कि यहाँ भी लाल पीले मनोकामना के धागे बिक रहे हैं और लोग वे धागा खरीदते हैं, मनसा देवी पर चढ़ाते हैं, वो धागा पहले बांधते हैं और फिर देवी के आगे सिर झुका करके प्रसाद चढ़ाते हैं। तो वहाँ भी बच्चे चढ़ावे की थैलियाँ बेचते हुए घूम रहे थे, हलवाई कचौड़ियाँ पूड़ियाँ आदि छान रहे थे और इस प्रकार हर की पौड़ी के साथ साथ मनसा देवी के मंदिर में भी अंदर और बाहर व्यापार का वर्णन किया गया है। आगे अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है? जहां कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर बताइए। तो इसका उत्तर क्या होगा? औद्योगिकरण ने पर्यावरण को पूरी तरह से प्रभावित किया है। जहां कोई वापसी नहीं, पाठ में लेखक ने इस बात को पूरी तरह स्पष्ट किया है। औद्योगिकरण के लिए लोगों की जमीनें छीन ली गई, उन्हें उजाड़ा गया, वहां के परिवेश को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, जिससे कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। नए उद्योगों के स्थापित होने से और उनसे निकलने वाले कचरे व अन्य पदार्थों के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और हमारे लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। आगे 9वां प्रश्न है, लेखक बिस्नाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है? तो इसका उत्तर होगा, लेखक बिस्नाथ ने माँ और बतख दोनों को ही ममता के आधार पर समान दिखाया है। बतख अंडा देने के समय पानी को छोड़कर जमीन पर आ जाती है। बतखें अपने अंडों को सेती हैं और अपने पंख फुलाकर
अपने अंडों को दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखती हैं और बतख बहुत ही कोमलता से एवं सतर्कता से कार्य करती है। इसी प्रकार माँ भी अपने बच्चे की देखभाल करती है और बतख की तरह ही अपने बच्चों को अपने आंचल की छांव में छिपा कर रखती है और दोनों को ही अपने बच्चों के साथ लगाव होता है। इसीलिए दोनों की तुलना लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी ने की है। आगे ख भाग है, 56 के काल ने देश भर में हाय हाय मचाई हो, लेकिन मालवा में लोग ना प्यासे मरे ना भूखे, क्योंकि उसके पहले के साल खूब पानी था और बाद के साल में भी। अपने नदी नाले तालाब संभाल के रखो तो दुष्काल का साल मजे में निकल जाता है। लेकिन हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है। लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है? आप क्या मानते हैं? कथन के आलोक में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि लेखक मालवा का उदाहरण देते हुए औद्योगिक विकास को उजाड़ की सभ्यता मान रहे हैं। लेखक को लगता है कि हम एक गलतफहमी का शिकार हैं। यह वास्तव में विकास न होकर हमें उजाड़ की ओर ले जा रही है। यह अपसभ्यता है। पाश्चात्य दृष्टिकोण से अपनाई जा रही सभ्यता हमें उजाड़ कर मानव जाति और प्रकृति दोनों का विनाश करने पर तुली है। इस सभ्यता ने पर्यावरण असंतुलन पैदा कर दिया है और ऋतु चक्र को भी बिगाड़ करके रख दिया है। आगे ग वाला भाग देख लेते हैं। शरद में ही हर सिंगार फूलता है। पितृपक्ष यानी पितृपक्ष में मालिंदाई घर के दरवाजे पर हर सिंगार की राशि रख जाती थी तो खड़ी बोली हुई, और गांव की बोली में कुरई जात रही। बहुत ढेर सारे फूल मानो इकट्ठे ही अनायास उनसे गिर पड़ते थे। कुरई देना ये है तो सकर्मक, लेकिन सहजता अकर्मक की है। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी आत्मकथा का वर्णन कर रही हैं और इस कथा के केंद्र में क्या है? तो इसका उत्तर क्या होगा? यह आप समझ गए होंगे कि बिस्कोर की माटी वाले पाठ में से लिया गया है। शरद में ही हर सिंगार फूलता है और पितृपक्ष में मालिंदाई घर के दरवाजे पर हर सिंगार की राशि रख जाती थी। यहाँ पर रख जाती थी यह तो खड़ी बोली है, लेकिन गांव की बोली में कुरई जात रही, यानी बहुत सारे फूल इकट्ठे अनायासी उनसे गिर पड़ते थे। यहाँ कुरई देना है तो सकर्मक, लेकिन सहजता अकर्मक की है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि शरद में हार सिंगार के फूल का खिलना और गांव की बोली में व अन्य वनस्पतियों का वर्णन करना लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा यहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। इस पूरी कथा के केंद्र में है बिस्कोहर, जो कि लेखक का गांव है, और एक पात्र बिस्नाथ, जो कि स्वयं लेखक विश्वनाथ हैं। गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु में गांव में होने वाली परेशानियों का वर्णन भी लेखक ने किया है, और पूरी रचना में लेखक ने अपने अनुभव और देखे गए प्राकृतिक सौंदर्य को प्रस्तुत किया है। तो इसी के साथ ही बच्चों यह आपका प्रश्न पत्र संपूर्ण होता है। बच्चों मुझे आशा है कि अब आप इस प्रतिदर्श प्रश्न पत्र को देख करके अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपकी परीक्षा किस प्रकार की होने वाली है, आपको किस किस अंश की कितनी और कैसी तैयारी करनी है। तो आप जी जान से तैयारी कीजिए। कहीं भी कोई आपको समस्या आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव आपकी मदद करने का प्रयास करूंगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा यह भी मुझे अवश्य बताइएगा। साथ ही अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।